बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6 या 9.6 क्लास 10 की। ठीक है, और इसमें आपने क्या फाइंड करना है, आप लोग यहाँ तक मैट्रिसेस के बारे में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, डिटर्मिनेंट, ये सारी चीज़ें करके आ चुके हैं। अब इसमें आपने देखे इक्वेशंस की फॉर्म में इन्होंने एक्सप्रेशंस की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे आपने मैट्रिसेस खुद बनाने हैं। और मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। ये भी आप लोग पहले कर चुके हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, लेकिन आपने इक्वेशन से जो मैट्रिसेस को नहीं बनाया, इसको आप किस तरह से करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप मेरी सारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें और क्लास 9 और 10 का सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट कर सकें। अच्छा, इसका क्वेश्चन हम रीड करते हैं। राइट कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे एक्चुअली आपने क्या ढूंढना है, कोफिशिएंट मैट्रिसेस। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिसेस होते क्या है, ऑफ द फॉलोइंग सिमुलेटेनियस इक्वेशन ऑल्सो फाइंड विच ऑफ दीज आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। दो चीज़ें बतानी है, एक तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है और सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिसेस किस तरह से लिखते हैं, इक्वेशन, यानी कि ये इक्वेशंस की हमने कोफिशिएंट मैट्रिसेस निकालने हैं। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक है ना तो मैट्रिक्स होगा, प्लस होते दो होते हैं तो मैट्रिसेस हम कहते हैं, वो ये सिंगुलर नाम है इसका, ऑफ द इक्वेशन इज, यानी कि इस इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो ये होगा, ए इज इक्वल टू। अब आपने देखना होगा कि ये एक्स वाई, या यहाँ पे जो एक्स वाई या कुछ भी लिखा होगा ना वेरिएबल, उसके साथ जो कांस्टेंट लगा हुआ है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, उसके साथ क्या वैल्यू दी हुई है, वो कांस्टेंट क्या है, वो यहाँ से आप उठा के लिखेंगे। देखिए नंबर 1 पे यहाँ पर क्या है, 3, तो ये आ जाएगा इस जगह पर एलिमेंट। इसी तरह आगे चले, 5 है वाई के साथ, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर नीचे देखें 6 है। जिस तरह से इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से आपने इनके साथ जो नंबर्स हैं वो उतार लेने हैं, तो ये आपके पास आ गया एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को आपने यूज़ नहीं करना। ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपने इसका क्या ढूंढना है, आपने ढूंढना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सिंगुलर या नॉन सिंगुलर पता करने के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, एंड डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स इज, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हम किस तरह से लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये हम इस तरह से लेते हैं और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम बार लगा लेते हैं, यानी कि स्क्वायर, ये ब्रैकेट ख़त्म करके बार लगा देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, आपको पता है, ये पिछली एक्सरसाइज में आप कर रहे हैं कि ये क्रॉस वाले जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, और बीच में इनको माइनस कर देना होता है। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और बीच में आता है माइनस, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 5, या 5 मल्टीप्लाई बाय 6 भी लिख लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लें। ऊपर वाली एलिमेंट से शुरू कर रहे हैं ना हम लाइन के। अब देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 10, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30, 30 माइनस 30, ये भी 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 होता है, 30 माइनस 30 क्या आ गया, 0। सो इट इज़ इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप क्या लिख लेंगे, इट इज़, ये आपने स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखना है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ साथ लिख रही हूँ, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट के क्वेश्चंस करते जाएंगे तो मज़ीद आपको जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो दूर हो जाएंगी। अब इसका करते हैं, ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है क्योंकि हर क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो देखें 1/2 इसका पार्ट नंबर 2 है, x माइनस 3 y इज इक्वल टू 4। एक्स के साथ जो भी होगा, y के साथ जो भी होगा वो आपने मैट्रिसेस के अंदर यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखें 1, अब ये इसको हम बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लिख लें कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन में से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो निकाल रहे हैं वो क्या बन रहा है, ए ही नाम दे दें, नाम आपने खुद देना है। अब देखिए एक्स के साथ यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1/2,
यहाँ पर अब साइन के साथ लिखा करें, यहाँ प्लस होता है ना तो हम उसको नोट डाउन नहीं करते ना हम उसको नोटिस करते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है -3, तो आपने माइनस भी साथ उठाना है, ठीक है, -3। अब यहाँ देखिए एक्स के साथ ये चीज़ ध्यान में रखे, देखें एक्स अगर अकेला है तो परेशान नहीं होना कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ क्या लिखूँ। तो ये याद रखा करें हमेशा कि एक्स वाई या कोई भी वेरिएबल जब अकेला होता है तो वो एक्चुअल में अकेला नहीं होता, बल्कि उसके साथ 1 हमेशा मौजूद होता है, लेकिन 1 को हम बस शो नहीं करते, ठीक है। तो जब भी आप देखें कि ये अकेला है और आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो आप उसको सीधे सीधा 1 लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो देखिए -6 है, तो ये आपके पास आ गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 1। अब आपने बताना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो आप क्या फाइंड करेंगे उसके लिए, एंड द डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या लिखते हैं, ए बार, ठीक है, इज इक्वल टू ये ए बार 1/2 -3 1 -6। अब आप इसका क्या लेते होते हैं, आपको पता है, इन क्रॉस को आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 हो जाएगा आपके साथ मल्टीप्लाई बाय -6 है इसलिए ब्रैकेट में लिख रही हूँ, बीच में आती है माइनस। अब ये वाला -3 ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि माइनस मिक्स ना हो और हमें साफ नज़र आए। अच्छा, अब इनको जब हमने किया, मैं यहाँ पे कर देती हूँ ताकि आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। देखिए ये हमारे पास था 1, ठीक है, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय -6, तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ये कट सकता होता है, ठीक है, 2 1 2 2 3 6, ठीक है। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भी करके देख ले, 6 इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, 6 1 6/2, तो तब भी वही आना है, तो यूँ काट सकते हैं आप, ये ईजी हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो नीचे जो 1 होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पर आपके पास बचा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3, फिर बीच में क्या है माइनस, ठीक है। अब माइनस ये हम करेंगे, 3 1 3, तो 3 1 3 जब होगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हमारी वैल्यू साइन जो है जो हम बोलते हैं वो लिख देते हैं। तो 3 1 क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये -3 है, ये +3 है, इसका आंसर क्या आ गया 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, इट इज़ जब 0 आंसर आता है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जब आंसर 0 के अलावा कुछ आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में आप देखें बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं इससे फर्स्ट पार्ट के, तो सारे ही करा दूंगी क्योंकि एक भी क्वेश्चन रह जाता है तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। 5y = 0, अच्छा 4y - 7y = 1/2। अब आप बोलेंगे ये वाली वैल्यू आप ऐसे ही लिखती जा रही हैं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये फ़िलहाल क्योंकि एक्सप्रेशन तो हमेशा इक्वेशन वगैरह तो इसी फॉर्म में दी जाती है ना, तो जब हम आगे इस तरह से मज़ीद क्वेश्चन आगे आएंगे हमारी अगली एक्सरसाइज के अंदर तो वहाँ पे इनका भी यूज़ आपने करना होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप क्या ले लेंगे, a = ये इसके साथ x के साथ क्या है 3 और फिर -5 और यहाँ पर 4 और -7, ठीक है। अब आपने लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेंटेंसेस नहीं लिखूंगी, अब आप लोग इनको समझ जाएं कि आपने यूँ इस तरह से सेंटेंसेस को लिखना है। 3 - 5 4 -7, तो ये बाहर आ गई। अच्छा, अब इसको आप देखें, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा, 3 × -7, फिर माइनस बीच के अंदर होता है, बीच में होता है -5 × 4। तो अब इनको सॉल्व करें, ये 3 7 से क्या हो जाएगा, 7 से -21 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 20। तो ये आपके पास आ गया -20 + 20, तो ये आ गया -1 आंसर। प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये जब -1 आ गया तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा, सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा? जी हाँ, ये नॉन सिंगुलर होगा। इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट नंबर 4 में
3x। अब ये देखें, ये एक मज़ीद चीज़ आपको एक नई इसमें पता चलेगी कि अगर इस तरह की इक्वेशन या एक्सप्रेशन आ जाए तो आप इसको किस तरह से करेंगे। आप देखिए बीच में यहाँ पर तो एक ही नंबर है और यहाँ पर जो है बीच में इक्वल है, तो आप किस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना होगा इनको अरेंज। फर्स्ट वी अरेंज इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म इनकी नहीं है ना, तो आप देखिए हम किस तरह से अरेंज करेंगे। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को इधर दो वैल्यूज़ हमें यहाँ चाहिए, तो 3x अगर मैं y को 2y को इधर ले आऊँ, यहाँ पर ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और इसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। और दूसरी को हम किस तरह से करेंगे, देखिए दूसरी का हमें ये माइनस तो ख़त्म करना ही है, क्योंकि ये स्टार्ट में तो माइनस नहीं होना चाहिए और स्टार्ट में होना चाहिए x। तो अगर हम इस 2y को पहले उधर ले जाते हैं, इसका थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा। अगर यहाँ इसको 0 के इक्वल कर दें तो ये 5x प्लस 1 माइनस का है, तो ये 2y प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या हो गया, हमारे पास ये 1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 1 भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ अरेंज करके लिख लूँ तो हर्ज कोई नहीं है, सही है। ये इस तरफ आई है, इस तरफ आई, बात एक ही होती है। अब 5x प्लस 1 प्लस 2y, अब हमें 1 तो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, तो हमने क्या करना है, 1 को दूसरी तरफ लेकर चले जाना है, -1 हो जाएगा, ये प्लस का या -1 हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 निकल आई, ये इक्वेशन नंबर 1 निकल आए। अब हम इससे बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ये यहाँ पे करूँगी आगे क्वेश्चन, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाएं आप, यहाँ पर 3 आ गया आपके पास, यहाँ पर -2, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। हो गया सही कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अब हमने इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट सेम एज आपका निकलेगा, ए बार आप सीधा सीधा लें 3, 5, -2 और 2। अब आप इसको करें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अब आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये आपका आ गया 16। तो ये आपका क्या हो गया जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कौन सा हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिख देंगे सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप रीड करें, बाय यूजिंग मैट्रिसेस टेल वेदर द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेनियस इक्वेशन इज पॉसिबल और नॉट, यानी कि आपने ये बताना है कि क्या इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, यानी कि आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, आपने ये बताना है। तो आपके पास दिया हुआ सेट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और आपके पास है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो अब सबसे पहले तो आपने वही चीज़ करनी होगी, वी कैन ओनली फाइंड द सोल्यूशन। अब इसमें हम कैसे सोल्यूशन सेट, आपको कैसे पता चलेगा कि हम सोल्यूशन सेट हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका ये तरीका होता है कि जब इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जब आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं और वो नॉन सिंगुलर हो, यानी कि उसकी वैल्यू 0 के अलावा कोई आए, यानी कि उनका डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करते हैं वो 0 के अलावा हो, तो वो आपका होगा, सॉल्व हो सकता है, ठीक है, सोल्यूशन सेट निकल सकता है। अगर 0 आए तो फिर उसका सोल्यूशन सेट नहीं निकल सकता। बस आपने यही, मतलब मेथड वही है सारा करने का, बस आपने बताना है कि सोल्यूशन सेट निकल सकता है या नहीं, और वो कैसे है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर 0 आंसर आए तो सोल्यूशन सेट नहीं निकलेगा और अगर कोई और नंबर आए तो फिर सोल्यूशन सेट निकल सकता है। तो सबसे पहले तो हमने वही काम करना है कि कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लेते हैं a। अब देखिए यहाँ पर x के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लेंगे 1। अब देखिए y के साथ भी कोई नंबर नहीं है लेकिन माइनस भी है, तो आपके पास आएगा -1, ठीक है। उसके पास 3 और इसके पास -3। अब आप इसका ले लें डिटर्मिनेंट, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ले 1 3 -1 -3। तो अब डिटर्मिनेंट ले 1 3 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर माइनस बीच में और -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप 3 1 ज़ा क्या आ जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। अब ये +3 -3 आपस में कैंसिल हो गई, आंसर इसका 0 आ गया। तो अब अगर आंसर 0 आया तो ये क्या होगा, ये होगा जी इट इज़ सो सिंस इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं ये आपको समझाने के लिए सेंटेंस लिख देती हूँ, क्योंकि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, 0 आता है तो सिंगुलर होता है, ठीक है। Therefore it is not possible to find solution set, ठीक है। और ये इसका आंसर है। y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो अब आप उसी तरह से लेंगे कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, आप लोग लिख लें कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट ले रही हूँ 4 3, ये सारे प्लस के ही हैं, 5। अब आपने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लेना है 4 3 2 5। तो ले डिटर्मिनेंट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस का साइन नहीं है, तो ये बहुत इजीली हमें चेकआउट, ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। तो ये आप आगे, आपका आगे यहाँ पे आप कर लेते हैं 4 5 ज़ा 20 माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ये आंसर आ गया 14, ठीक है। तो इसका मतलब है इट इज़ अ, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर, क्योंकि 0 आता है तो सिंगुलर होता है और 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इट इज़ पॉसिबल to obtain solution set, ठीक है। इसके बाद है पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 में हमने, हमारे पास बहुत सिंपल दिया हुआ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 5। तो अब आप देखें इसको हमने किस तरह से पहले अरेंज करना है। इक्वेशंस कैन ऑल्सो बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज, ठीक है। इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स और वाई खाली यूं है, ठीक है, एक तरफ एक्स है एक तरफ वाई है। अब हालांकि हमें तो एक मैट्रिक्स बनाने के लिए एक्स और वाई यहाँ पर दोनों चाहिए होते हैं ना, दोनों तरफ। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, देखें ये सेंटेंस आप अपने पास नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये याद रहे। इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, अपने हिसाब से आप इनको सेट कर सकते हैं एज। अच्छा, एक्स प्लस, अब आपके पास यहाँ वाई कोई नहीं है ना, तो आप लिख लें 0 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर आपके पास एक्स कोई नहीं है तो 0 एक्स प्लस वाई लिख लें इज इक्वल टू 5, ठीक। अब यहाँ पर आप बस इसको सिंपल सॉल्व कर लें। 0 वाई, जहाँ पर आपके पास कोई वैल्यू नहीं, आप 0 वाई 0 एक्स लिख लें, क्योंकि हम जब 0 वाई को एक्स में ऐड करेंगे तो उसमें इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह 0 एक्स को वाई में ऐड करेंगे तो इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
अब हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपका आ जाएगा A इज इक्वल टू क्या है जी, आपके पास यहाँ पर आ गया 1, x के साथ 1 है और y के साथ क्या है 0, और x के साथ यहाँ 0 है और y के साथ क्या है 1। तो ये आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब आपने इसका निकाल लेना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद आपको पता चलता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 1 0 0 1। ठीक है, अब आप इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब आप क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम इसका निकाल सकते हैं ना। ये अगर 1 आ रहा है तो हम सिंस क्या लिख देंगे, सिंस इट इज a non singular matrix, so we can obtain solution set of matrix। ठीक है, तो यानी कि हम इसका मैट्रिक्स का नहीं लिखते बल्कि सोल्यूशन सेट हम किसका करते हैं, सोल्यूशन सेट। ठीक है, सोल्यूशन सेट बस का काफ़ी, सोल्यूशन सेट तक आप लोग लिखें और ये इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम इसका करते हैं। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास एक मज़ीद इसका पार्ट भी है, वो भी हम कर लेते हैं। तो ये है 1/2x और फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब आप देखें इनको हम पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम कोफिशिएंट बनाएंगे ऑफ मैट्रिक्स। तो कोफिशिएंट यहाँ पे बनाऊंगी मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ पर बना रही हूँ। a इज इक्वल टू, बार नहीं है, क्या बनेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बनेगा -1। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1। सही, अब यहाँ पर इसका बनाए डिटर्मिनेंट लें। 1/2 -1 3 और 1, ये हो गया। अब आप करें इसको मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1/2 1 1 ज़ा क्या हो गया, 1/2 ही आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। तो अब ये 1/2 प्लस 3 जो आया है इसको हम किस तरह से करते हैं, इस तरह से जब चीज़ आती है ना अपॉन में तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, यहाँ 1 या एलसीएम का आपको तरीका अच्छी तरह आता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 ज़ा 2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 ज़ा 6, तो ये आपका आ गया 6 + 1 7/2। तो अब 7/2 आपका जबकि आंसर आया है तो क्या होगा, इट इज़ नॉन सिंगुलर, सो वी कैन ऑब्टेन सोल्यूशन सेट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखिए मैंने आपको कहा ये कोई एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन के काफ़ी 3 4 4 5 5 पार्ट्स हैं, तो हमें लेकिन करने हैं सारे, प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी हो जाएगी और आप लोगों को समझ भी सारे पार्ट्स आ जाएंगे, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अपने पास नोट्स बना लिया करें करते करते। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में है इफ़ a इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन लिख देती हूँ। ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है आपके पास, ये देखें डिफरेंट तरह के मैट्रिक्स हैं, ये बार ये रो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। 3 4 एंड सी, अगर आपने मेरी मैट्रिसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, मैंने बाकी मैट्रिसेस इस एक्सरसाइज चैप्टर के एक्सरसाइज के नीचे भी वो दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, ताकि आप देख सकें, तो आपको हर मैट्रिक्स की पहचान भी हो जाएगी और हर मैट्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल से पता चल जाएगा। एंड ए सी, ठीक है। ऑल्सो टेल वेदर, क्या क्वेश्चन, ऑल्सो टेल वेदर बी ए एंड सी ए एग्जिस्ट और नॉट, एक्सप्लेन। तो डिटेल से बताना भी है कि ये मैट्रिक्स पहले तो आपने फाइंड करना है, ए बी एंड ए सी फाइंड करना है, फिर आपने बताना है कि वेदर बी ए एंड सी ए एग्जिस्ट और नॉट, क्या बी ए और
बी ए यानी कि बी ए और एंड सी ए एग्जिस्ट और नॉट, यानी कि पॉसिबल है इनको करना या नहीं, और एक्सप्लेन भी करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसका ए बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए मैट्रिक्स लिख लेंगे ए 2 3 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास क्या है -3 और 4। अब देखिए ये इसमें एक ही कॉलम है, जबकि इसमें वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का है। तो अब इसको आपने किस तरह से करना है, वैसे ही करना है बिल्कुल। आपने देखें आप किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन ये छोटा हो जाएगा। पहली हम इसकी क्या करते हैं, पहली रो उठाते हैं, पहला कॉलम लेते हैं। अब इसमें कॉलम ही एक है, बात ही खत्म हो गई। 1 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर हम बीच में क्या लगाते हैं +2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पे दूसरी जो चीज़ आती थी वो नहीं आएगी, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। यहाँ पर जो हम लिखते थे वो दूसरा कॉलम हो जाता था, तो यहीं पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर दूसरी रो लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -3 +4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसका निकालते हैं हम सेट। क्या निकलता है, 3 1 ज़ा -3 और +2 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा -9 और +4 4 ज़ा 16। तो अब इसका निकालें आंसर। 8 -3 5 और 9 16 -9 या 9 -16 आप -9, क्योंकि 9 छोटा है, उसके साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो बड़ा साइन यहाँ लगेगा। 16 -9 हो जाएगा 7। तो आपका ये आ गया 5 और 7 का मैट्रिक्स। ठीक है, ये आ गया आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब आपने क्या फाइंड करना है, ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर हम करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और सी मैट्रिक्स है आपका 1 और 0। तो ए और सी को इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे भी एक ही कॉलम है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 +4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देखें, यहाँ पे नीचे करते चलते हैं। 1 1 ज़ा 1 +2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3 +4 0 ज़ा 0। तो ये आपके पास आ गया 1 + 0 1, 3 + 0 3, 1 और 3 आ गया आपके पास। ठीक हो गया यहाँ तक। फिर हम आगे आप देखें, अब हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना है क्या, कि बी ए एंड सी ए या ए सी, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, ए सी एग्जिस्ट और नॉट। तो हमने ए बी और बी सी सी ए या ए सी निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसका क्या एक्सप्लेन करना है हमने। अब ये स्टेटमेंट आपने लिखनी होगी आंसर के अंदर। ठीक है, मैं आपके पास यहाँ लिख के दे रही हूँ और साथ साथ बता भी रही हूँ, तो आपने इसको बिल्कुल समझ लेना है। बी ए एंड सी ए कैन नॉट exist because two matrices can only be multiplied when the number of columns are equal and number of columns and rows are equal। ठीक है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस की रोज और कॉलम आप लिख लें, रोज ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, यहाँ पर आप लिख लें। देयरफॉर बी ए एंड सी ए आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट आपने लिखनी है आंसर के अंदर, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा ही एक्सप्लेन करने का है, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। तो याद रखें, मल्टीप्लाई कोई भी मैट्रिक्स से तब तक नहीं हो सकते दो, जब तक उनके रोज और कॉलम्स बराबर ना हो तो गए हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं होते। इनको ये कर नहीं होना, ये रूल ही नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इधर भी अगर सिंगल मैट्रिक्स होता, कॉलम होता, तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि दोनों के रोज और कॉलम बराबर थे। लेकिन यहाँ पर इसके रोज और कॉलम दोनों में डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है, तो इस तरह के मैट्रिसेस इसलिए सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के भी मज़ीद पार्ट्स हैं, तो 3 क्वेश्चन जो था वो सिंगल ही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो हम थोड़ा लेंदी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द फॉलोइंग इन सिमुलेटेनियस इक्वेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, इनको सिर्फ और सिर्फ आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, फिर है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। तो अब आप सोल्यूशन हम देखें करेंगे तो उसी तरह से, क्योंकि हम मैट्रिक्स की फॉर्म में कोफिशिएंट ही कहलाती है ना मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये आप लिख लें ए इज इक्वल टू, देखिए आप क्या है 4, मैं दूसरे से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले। ए इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस 3 2 5, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। अब ये एक्स और वाई है ना, अब इनके भी तो मैट्रिक्स होते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके मैट्रिक्स ना हो। और ये जो नंबर होते हैं, मैंने आपको कहा था आगे यूज़ आएंगे, ये नंबर है, इनको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखें कि ये तो हमारा होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स, क्योंकि हमने इसको सिर्फ काम ही हमारा ये है कि मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल कौन से होते हैं, जो एक्स और वाई इनके अंदर होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, सही है। तो अब इसका क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये x मैंने ले लिया और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्या वेरिएबल दिए हुए हैं, x दिया हुआ है और नीचे क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। यानी कि दो ही जितने वेरिएबल्स टोटल दिए हुए हैं ना, बस वही आपने लिखने हैं। x और y दो ही वेरिएबल दिए हुए हैं, कोई तीसरा नहीं है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स आएगा वो आएगा मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। मैट्रिक्स, ये कोफिशिएंट मतलब ये होता है जो नंबर वेरिएबल के साथ साइड पे लिखा होता है ना, वो होता ही कोफिशिएंट है, ठीक है। वो कोफिशिएंट ही कहलाता है जो उसके वेरिएबल के लेफ्ट साइड पर उसके साथ लिखा होता है इस तरफ, ये हमेशा कांस्टेंट ये होता है, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कौन से हुए, जो इक्वल के दूसरी तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें लिखते हैं, तो इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, एल एफ कुछ भी दे दें। तो मैंने एल दे दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 7 है ऊपर और नीचे भी 7 है। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। आई होप कि क्लियर नज़र आ रहा हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, देयरफॉर मैट्रिसेस ऑफ इक्वेशन विल बी। अब हमने बस एंड पे सिर्फ ये बताना है कि सारे मैट्रिसेस को इकट्ठा लिख के, देयरफॉर मैट्रिसेस ऑफ इक्वेशन विल बी। अब मैट्रिक्स सारे कौन से होंगे, सारे मैट्रिक्स उठा के लिख दें। 4 माइनस 3 2 5, दूसरा कौन सा था, एक्स वाई, और तीसरा कौन सा था, 7 7। ये हो गए। तो ये आपका आंसर आ गया, बस यही था आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 है। तो ये आपने वही लिखना है, इसका है 2x प्लस 3y, सेम चीज़ है। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब आप लिखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये अब आ गया होगा किस तरह से लिखते हैं। a इज इक्वल टू 2 3 और x y के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे +1 है और यहाँ पर माइनस है क्योंकि तो माइनस आएगा। उसके बाद है आपके पास मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। तो आप यहाँ पे भी देख लें, दो ही वेरिएबल हैं, तो मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल तकरीबन सेम ही रहेंगे। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल वो है आपके पास, आप इसको x कैपिटल X का नाम दे दें, कैपिटल X अंदर क्योंकि स्मॉल x y है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो वो आपके पास आ गया, आप इसको L का नाम दे दें। आपके पास है 5 और दूसरा क्या है 0। सो ऑल द मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन विल बी। अच्छा, आप इसको यूं यहाँ पे इक्वल लगाएं, क्योंकि ये इक्वल का साइन है ना यहाँ पे, ये आपका इसका मैट्रिक्स बन रहा है और ये इसका मैट्रिक्स बन रहा है। और ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, ये कौन सा मैट्रिक्स, ax, ठीक है।
आप यूँ भी लिख सकते हैं कि AX इज इक्वल टू L, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इक्वेशन मैट्रिसेस यानी कि अब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, 4 - 3 2 5 और फिर क्या है इधर XY और यहाँ पे क्या है 7 और 7, ठीक है, सॉरी 5 और 0, 5 और 0। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये A मैट्रिक्स है, और यूँ भी लिख सकते हैं A और ये वाला मैट्रिक्स था X, ये दोनों इक्वल हैं L मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारा पार्ट नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर 3 तक ही है, और आज हम ये एक्सरसाइज यहीं तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद भी ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट इसके टॉपिक्स होंगे। तो हम इसका 3 पार्ट कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट काम है, AX + 3y = 1/2 और दूसरा क्या है BX - dy = f। अब आप देखें ये आपको मिक्सअप लग रहा है, कहीं कांस्टेंट कहीं कुछ ऐसा पहले जैसा नहीं लग रहा, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम पहले बनाते हैं। अच्छा, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या आएगा, तो देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है या 1 2 3 लिखा हुआ है, आप जो भी x के साथ लिखा हुआ होगा वो उसका कोफिशिएंट ही कहलाएगा, ठीक है। ये बात अपने ज़हन में बिठा लें कि जो भी x के साथ लिखा हुआ होगा वो उसका कोफिशिएंट ही कहलाएगा। अब यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है A, यहाँ पे y के साथ क्या है 3, यहाँ x के साथ क्या है B और यहाँ y के साथ क्या है -d, तो ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, ये इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। अब आप आए इसके वेरिएबल की, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तो ये बनेगा आपका x = क्या है वेरिएबल, इसमें x और y यूज़ हो रहा है तो वही आएगा। फिर आपके पास आ रहा है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट आप देख सकते हैं आपके पास कहाँ पे है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, L = 1/2 और नीचे क्या है F, तो ये कांस्टेंट हो गए। मतलब वैल्यूज़ के फ़र्क से आपके आंसर्स पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, बस आपने वही लिखना है, उसी तरह से लिखना है। सो मैट्रिसेस ऑफ इक्वेशंस विल बी, तो आप देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से मैट्रिक्स थे, A 3 B - D और यहाँ पे साथ में क्या था XY और इसकी दूसरी तरफ क्या था 1/2 और F। तो आप ये लिख सकते हैं AX = L और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब मज़ीद हमारी जो एक्सरसाइज है ये भी काफ़ी लेंदी है और इसके हम बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे, तो देखते रहिएगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।